और कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, साउथ इंडिया, दक्षिण भारतीय राज्य ना, कि कैसे कैसे हर्षवर्धन की डेथ के बाद इंडिया में अलग अलग छोटे छोटे हिस्से दोबारा से बंटने लगे। और उसी दौर में उत्तर भारत में हमने पढ़ लिया था कुछ बेसिक सी चीज़ों को, हर्षवर्धन से पहले वाली भी और फिर हर्षवर्धन भी, जिनमें देखो तुम्हें बताया था मैंने, शशांक था पहले बंगाल में, फिर पाल वंश आया, फिर सेन वंश आया जिसमें लक्ष्मण सेन का नाम बताया था, सामंत सेन बताया था, पाल वंश में गोपाल बताया था, धर्मपाल बताया था, महिपाल बताया था। फिर ऐसे ही हमने पढ़ा था कन्नौज की तरफ थे ग्रहवर्मन, उसके बाद फिर आ गया था हर्षवर्धन। ऐसी मालवा की तरफ थे पहले देवगुप्त, बाद में आ गया था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत से दक्षिण की तरफ जब अभियान चलाया तो उसकी भेंट एक ऐसे राजा से हुई जो दक्षिण का बड़ा नामी गिरामी राजा था, जो था चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय। तो कल हम लोगों ने साउथ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट राजा पढ़ा था, आज पुलकेशियन और ये सारी चीजें कोशिश करते हैं जितनी हो सके। वैसे लंबा टॉपिक है, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, इसको डिटेल से समझते हुए पढ़ेंगे। तो हमने उत्तर भारत पूरा समझ लिया था, जिनमें कि सारे इंपॉर्टेंट राजा हम लोग पढ़ चुके हैं। हम दक्षिण की तरफ आ गए थे और दक्षिण में कल मैंने आप लोगों को चोल के बारे में बताया था। चोल, 3 नाम मैंने जिक्र किया था, चोल, चेर, पांड्य। चोल इसीलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि चोल सबसे ज्यादा वास्ट एरिया कवर किया था इन लोगों ने, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए कल पहले चोल पढ़ा दिए। चोल का नाम याद करो, चोल का 2 पीरियड बताए थे, एक वो जिसका कि संगम काल जिस टाइम पे लिखा गया, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है। चोल का एक राजा इंपॉर्टेंट था करिकाल, बीच के कई 100 साल चोल के बारे में कहीं कोई लिखित में साक्ष्य नहीं मिला। फाइनली जाके 850 ईस्वी में ये दोबारा से उभरे और फिर धीरे धीरे करके ये इतने ताकतवर बन गए कि एक ने पहले छोटा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के आसपास बनाया, फिर अगले ने कन्याकुमारी तक बढ़ाया, उससे अगले ने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा, उसके बेटे ने फिर पूरा श्रीलंका, फिर उस तरफ देखें तो पूरी जावा सुमात्रा की बेल्ट अपने अधिकार में कर ली, कारण इनकी नौसेना बहुत ताकतवर थी। और 1200 कहीं कहीं इक्की दुक्की जगह लिखा है 12,000 द्वीपों पर इनका कब्जा था। ये किसकी बात हो रही है समझ गए ना, राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम की। और राजेंद्र प्रथम वो राजा है जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत के गोपाल के वंशज महिपाल पे उसने अटैक किया और उस इलाके को जीत लिया। सिर्फ अटैक नहीं किया, जीत लिया। और क्योंकि वो गंगा का उपजाऊ मैदान था, गंगा फाइनली जाके बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है ना बंगाल के बाद, तो गंगई कोंड चोलम अपनी उपाधि की, मैंने गंगा के एरिया को भी विजिट कर लिया, गंगई कोंड चोलम। और फिर वहीं एक झील बनाई थी, बताया था कल उसके बारे में, गंग चोलम जिसका नाम दिया था। एक शहर बसाया था गंगई कोंड चोलपुरम, ये सब मैंने कल बता दिया, इंपॉर्टेंट है। कल हमने चोल को डिटेल से पढ़ा था। आज हम चोल के पैरेलल में चेर और पांड्य को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जब भी नाम लिया जाता है तो 3 का नाम इकट्ठे लिया जाता है। किस किस का? चोल, चेर, पांड्य। जैसे इकट्ठे लिया जाता है ना, त्रिपक्षीय, मैंने बताया था एक लड़ाई होती थी कन्नौज के ऊपर, किस किस की? राष्ट्रकूट थे इसमें, प्रतिहार गुर्जर थे और एक पाल वंश था। ऐसे ही आज हम पढ़ रहे हैं दक्षिण, बिल्कुल दक्षिण के, इनकी टेरिटरी अगर पूछें तो केरल, तमिलनाडु, एंड अगर देखें इंडिया का तो तमिलनाडु और केरल ही तो करते हैं। कन्याकुमारी हमने कल पढ़ा था ना, यानी आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो दक्षिण का ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल नीचे वाला, जिसमें केरल, तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी पढ़ेंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं, चोल से आगे कौन कौन से इलाके 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक चेर और एक पांड्य। ये नोट्स यहां से नहीं बनेंगे, यहां से सिर्फ कहानी सुनेंगे, नोट्स में लास्ट के 20 मिनट में बताऊंगी जहां से नोट्स बनेंगे। तो 3 नाम याद रखना, चोल, चेर, पांड्य। चोल डिटेल से कल पढ़ लिया, आज थोड़ा सा जिक्र फिर भी कर लेंगे ताकि चीजों को आप रिलेट कर पाओ। चेर और पांड्य, अब देखो इनकी लोकेशन, लोकेशन समझना बहुत जरूरी है। चोल का इलाका था ये वाला, चेर का इलाका जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम, ये देखो कहाँ था, जो चोल के नीचे थे ना ये वाला इलाका, ये थे पांड्य। चोल के नीचे थे पांड्य और ये थे चोल। अगर कोई पूछे कि कहाँ है ये आज, तो आज ये तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा है चोल और पांड्य। और जो ये केरल वाली बेल्ट है ना यहाँ वाली, ये पतली सी, ये थे हमारे चेर।
तो 3 इलाके हो गए। और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक इतना टफ है कि आम बच्चे की समझ में ये आ ही नहीं पाता, पूरा जीवन पढ़ता है वो, लेकिन ये बात क्लियर नहीं होती। कारण ना तो मैप से समझते और ना राजाओं की इंपॉर्टेंस किसने क्या किया इसको जानते, बस रटने की कोशिश करते हैं, इसीलिए एग्जाम में दिक्कत आती है। इसको समझना टॉपिक को। चोल पांडे एक तरफ है, और अगर पूछे इस तरफ कौन है, ये मालाबार तट है। आप अच्छी तरह जानते हैं ना, मालाबार तट है, कोंकण तट है, उत्तरी सरकार तट है, कई नाम हैं इन लोगों इन दोनों तटों के। माला ज्यादा पहनती हैं केरल साइड की महिलाएं, ऐसे याद कर लो अगर याद ना रहे। मालाबार तट, तो केरल वाले इलाके में चेर का राज था। चेर एक राजवंश है। ऐसे ही ऊपर यहाँ पर चोल थे जो कल हमने पढ़े। फिर देखो वो अटैक करते करते कन्याकुमारी, श्रीलंका, फिर इधर मालदीव और लक्षद्वीप और इधर पहुंच गए थे, तो वो चोल थे जिनके बारे में कल पढ़ा। उनके ठीक नीचे थे पांडे, और इनके साइड में पतली सी एक पट्टी के रूप में थे चेर। उम्मीद करती हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर मालाबार तट पे पूछ लें तो चेर हैं केरल के आसपास। अब देखो ध्यान से सुनो इस चीज को, ये जो 3 है ना, छोटे छोटे राजा हैं लेकिन काम बहुत करेंगे। चोल में हमने कल करिकाल का नाम पढ़ लिया था, आज हम आगे पढ़ रहे हैं मालाबार की बात करेंगे और पांडे की। पहले पांडे को पढ़ते हैं क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर थे एक टाइम पर, हमेशा नहीं, कुछ कुछ सदियों में किसी किसी की इंपॉर्टेंस रही। आज जो मेरा टारगेट है पढ़ाने का वो है संगम काल को पढ़ाना। और संगम तुम समझते हो अच्छी तरह, कल भी मैंने जिक्र किया था। संगम का मतलब होता है इकट्ठे बैठना, जिसमें गोष्ठियां करते थे उस टाइम के हजारों कवि। ये 1-2 साल नहीं हुआ, कई 100 साल तक ढेरों पढ़े लिखे कवि और लेखक इकट्ठे आते रहे, बैठते रहे। अब इनके आने पे इनका खाना बनेगा, ये रहेंगे, रुकेंगे, इनको कुछ पैसे भी चाहिए, इनका परिवार भी पलेगा, तो ये खर्चे का काम था। संगम काल में कहते हैं लगभग 200, एग्जैक्टली कहूं तो 197, नहीं याद रहे 200 याद कर लो, 200 छोटे मोटे राजा, क्योंकि कई सदियां बीती, 500-600 साल तक ये लिखी जाती रही किताबें। भाई कुछ मर गए फिर नए आ गए, फिर कुछ मर गए फिर नए आ गए, राजा बदलते गए, लेखक बदलते गए, कवि बदलते गए, पर काम एज इट इज चलता रहा। तो इस दौर में क्या हुआ, जो ये पांडे देख रहे हो ना, इनकी राजधानी थी मदुरई। मदुरई, आज भी मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल बहुत फेमस है। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल अगर आपने सुना हो तो। मदुरई राजधानी किसकी है, पांडे की। अपने खर्चे पे अपनी राजधानी में पांडे शासक बुलाते रहे कि आओ भाई हम खर्चा करेंगे, तुम बैठो कविताएं लिखो, कहानियां लिखो। तो ऐसी ऐसी 3 बैठकें हुई हैं संगम काल में। तो कोई पूछे कि संगम काल में कितनी बैठकें हुई, जिसमें 2,500-3 हजार कविताएं, कहानियां, पता नहीं क्या क्या लिखा गया। 200 के आसपास राजा हुए अलग अलग दौर में, कई 100 सालों तक ये किताबें लिखते रहे। 500-600 साल ईसा पूर्व से लिखने शुरू हुए थे, और ईसवी आ गई, किताबें लिखी जाती रही, लिखी जाती रही, राजा बदलते रहे, लेकिन पांड्यों ने सबसे ज्यादा संरक्षण दिया इस टाइम पर किताबें लिखवाने में। अब ध्यान से समझना, पांड्यों की राजधानी क्या है, मदुरई। तो अपनी राजधानी, अब इंडिया अगर गेम्स कराता है, चाहे कॉमनवेल्थ है या एशियन, तो अपनी राजधानी में तो कराता है ना भाई, वही इंपॉर्टेंट होती है। तो इन लोगों ने अपनी राजधानी में बैठकें कराई। 3 में से 2 बैठकें इन्हीं की राजधानी में हुई हैं। जो 2 बैठकें हुई ना वो इन्हीं की राजधानी में। इसके अलावा एक ऋषि हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अगस्त्य। अगस्त्य, कहीं कहीं अगस्तस्य भी लिखा है, अगस्त्य ऋषि भी है और एक अगस्तस्य, ये एक ही नाम है, अगस्तस्य। अगस्त्य ज्यादा लिखा मिलेगा, अगस्त्य ऋषि मुनि हुए एक। तो ऋषि मुनि जो है अगस्त्य, ये बहुत ज्ञानी थे, इसीलिए इन्हीं के अंडर 3 में से 2 बैठकें की गई थी। आपको बौद्ध संगीतियां याद आ रही है, 4 हुई थी, ऐसे जैन संगीतियां 2 हुई थी। इसी तरह से साउथ इंडिया में संगम गोष्ठियां हुई हैं 3 बार। मदुरई में ये गोष्ठियां हुई, पांडे राजा ने जेब से खर्च किया पैसा, अपनी राजधानी मदुरई में बुलाया। 3 अलग अलग बार में 2 बार की बैठक के हेड बने हैं अगस्त्य ऋषि। 2 बार हुई है मदुरई में, एक का बैठक भी नक्कीरर करके उसका नाम है वो हुआ है, एक की बैठक भी अलग जगह हुई, कपाटपुरम करके एक जगह है। तो ये ध्यान रखना कि ये सारा कामकाज पांडे, पांडे मतलब आज के तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा, इनके खर्चे पे ढेरों किताबें लिखी गई। उन्हीं किताबों में पहली जो बैठक थी ना, इसमें कोई किताब बची ही नहीं, हमें नहीं मिली, लिखी होंगी हजारों, जैसे हमारी किताबें जल नहीं गई थी पर नालंदा में, इस तरह से ही संगम में भी कुछ हुआ होगा, अब लिखित में नहीं है क्या हुआ, लेकिन पहली बैठक की कोई किताब हमारे पास नहीं है, साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। दूसरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट व्याकरण की किताब मिली, सिर्फ एक किताब जिसकी की इंपॉर्टेंस है, और उस किताब को कहते हैं तोल कापियम। मैं यहां लिख रही हूं, देखो ध्यान से, उस किताब का नाम है तोल कापियम।
ये तमिल व्याकरण है। जैसे हमारी थी ना संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी, याद करो, महापद्म नंदन के टाइम पे लिखी थी। किसने? ऋषि पाणिनि ने। अष्टाध्यायी संस्कृत की पहली व्याकरण। ऐसे तमिल की पहली व्याकरण लिखी गई थी इस सेकेंड बैठक में। ये किताब बची हुई थी, ये हमें मिली, ये साक्ष्य है। और जो इसको लिखने वाला था ना, उसने अपने नाम पे किताब लिखी थी, उसका नाम था तोलकाप्पियर। इस किताब का नाम तोलकाप्पियम और उस आदमी का नाम तोलकाप्पियर। तो सेकेंड मीटिंग की एक किताब तमिल में, सारा काम तमिल में हो रहा है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज है इंडिया, साउथ इंडिया की तमिल। तो ये तमिल व्याकरण है। जैसे हमारी उत्तर भारत की संस्कृत व्याकरण क्या थी? अष्टाध्यायी, 8 चैप्टर थे उसमें, ऋषि पाणिनि ने लिखी थी महापद्म नंदन के टाइम। ऐसे संगम काल में पांड्य राजाओं के अंडर सेकेंड जब इनके संगम काल की मीटिंग थी ना, इसमें तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण की किताब लिखी गई। जितना साहित्य मिला है वो थर्ड का मिला है, फर्स्ट का कोई साहित्य नहीं। सेकंड की सिर्फ एक किताब तमिल व्याकरण की, और जितनी किताबें हम कह रहे हैं हजारों किताबें, तो वो सब थर्ड मीटिंग की है। थर्ड में से 2 मीटिंग के हेड रहे थे अगस्त्य ऋषि, 2 बार बैठक हुई थी मदुरै में। एक का हेड भी अलग है और शहर भी अलग है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक तुम्हें समझ में आया होगा। इन्हीं को पढ़ लिख के हमें पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे राजा थे, क्योंकि राजा तो मर गए, ये कोई इंडिया के राजा नहीं है। ये सोचो एक इलाके में 2-2 राजपाट चल रहे हैं। चोल और पांड्य इकट्ठे एक ही बेल्ट में तो काम कर रहे थे, इनके साइड में चेर। अगर ये बहुत प्रतापी राजा होते तो पूरे इंडिया पे राज करते ना। ये बहुत छोटे छोटे राजा, लेकिन कुछ अलग हटके काम किया, इसलिए इनकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ अब तुमसे कोई पूछे चोल चेर पांड्य तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चोल किस तरफ है? पांडे की तरफ। ऊपर चोल, नीचे पांडे। पांडे की राजधानी क्या है? मदुरै। चोल की राजधानी कल मैंने बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, चोल की राजधानी थी कावेरी पट्टनम। और भी राजधानियां थी पहले, लेकिन फेमस राजधानी है इनकी कावेरी पट्टनम। और इनकी क्या राजधानी है? चेर की वंजी। ये पेपर में आएंगे तुम्हारी तीनों राजधानियां। संगम काल की 3 बैठकें, जिनमें से 2 का हेड एक ही आदमी था, अगस्त्य ऋषि। अब ध्यान से देखो, जो ये केरल वाला साइड है ना, इसमें देखना शेप को तुम्हें धनुष जैसी दिखाई देगी, पतली सी एक शेप है धनुष जैसी। इनका सिंबल था राजाओं का धनुष। जहां भी राजा का कुछ भी, जैसे आज हमारा सिंबल नेशनल फ्लैग है ना, तो इनके फ्लैग पे धनुष बना होता था। धनुष का मतलब ये मालाबार तट के राजा हैं, यानी ये चेर राजाओं का एरिया है। अपनी टेरिटरी में एंट्री पर, एग्जिट पर अपने राजा के, जैसे एक भाई पहचान होती है एक देश की, तो इनकी पहचान थी इनका झंडा। झंडे पे क्या था? धनुष। जो ये चोल है ना, इन्होंने अपने झंडे पर चिन्ह बनाया बाघ। बाघ ताकत का प्रतीक है, और देखो कहां कहां तक राज चला था इनका, तो इनका प्रतीक भी ताकतवर था। बाघ इनका राजकीय चिन्ह था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह था मछली। ये पेपर में आ जाएंगे मिलान करो में, और बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तीनों की राजधानी, तीनों बैठकें संगम काल की कहां कहां हुई, किस किस के अंडर, और तीनों का राजकीय चिन्ह क्या था, ये तुम भूल जाओगे। मैं भी भूल जाती, बार बार पढ़ती थी ना, बहुत परेशानी लगती थी। इसीलिए इसका ट्रिक मैंने अपने टाइम में बनाया था। इस मालाबार वाले की तो देखो शेप ही धनुष जैसी है, केरल साइड में धनुष है, उस तरफ चेर है। चोल में ध्यान से देखो, ये जो ल है, इसको अगर आप ऐसे घुमा दो तो ये घ जैसा बन जाएगा। चोल में घ, ल में घ छिपा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, घ आ गया। पांड्य में अक्षर भी 3 हैं, यहां भी 3 अक्षर पे आएगी मछली। तो पांड्यों का चिन्ह क्या है? मछली। चोल ल घ जैसा है तो बाघ, और चेर का सिंबल क्या था? शेप जैसी है, धनुष जैसी। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन होती है हमेशा। बाघ किसका है? घ ल, तो चोल जैसा। मछली किसका है? 3 अक्षर वाला, पांड्य का। और जो ये अपने मालाबार वाले हैं, केरल वाले, इनकी शेप ही धनुष जैसी है। इस मालाबार वाले की जो राजधानी है ना चेर की, इसमें 2 अक्षर है ना, इनकी राजधानी भी 2 अक्षरों की है, वंजी। क्या राजधानी है इसकी? वंजी। वंजीपुरम भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो 2 अक्षर हैं चेर में, धनुष जैसी शेप है, वंजी इसकी राजधानी। जो ये पांड्य देख रहे हो, इसने बैठक के अपनी राजधानी में कराई, अभी अभी नाम लिया था। कहाँ राजधानी है? मदुरै। 3 ही अक्षर की राजधानी, 3 ही अक्षर का मछली और 3 ही अक्षर का पांड्य। तो पांड्य, मदुरै, मछली, इसका सिंबल ध्यान रखना। और जो ये चोल हैं, जो बहुत ताकतवर थे, जिनमें परांतक फर्स्ट था, जिनमें राज प्रथम था, जिनमें राजेंद्र प्रथम था, बहुत ताकतवर लोग, इन लोगों का सिंबल भी ताकत का है बाघ, और इनकी राजधानी का नाम है कावेरी पट्टनम। क्या नाम है इसका? कावेरी पट्टनम। ठीक है,
कावेरीपट्टनम, बाघ कावेरीपट्टनम, इनका सिंबल, बहुत ताकतवर थे। लेकिन अभी जिसकी बात कर रही हूँ ना, संगम काल, वो इन्होंने नहीं करवाया, उस टाइम तो ये कमजोर पड़ गए थे, वो करवाया है पांड्यों ने। तो 3 सिंबल क्या क्या है? मछली है, बाघ है, धनुष है। केरल साइड में धनुष है, बाघ, चोल, ल और घ एक जैसे दिखेंगे तुम्हें घुमाने पर, और 3 अक्षर का मछली पांड्यों का। पांड्यों की राजधानी भी 3 अक्षर की है, मदुरै। केरल वाली राजधानी का नाम 2 अक्षर है, चेर, राजधानी भी 2 अक्षर की, वंजी, और इनकी राजधानी क्या है? कावेरीपट्टनम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बहुत ज्यादा। अब जिसकी समझ में ये नहीं आया फिर वो परेशान होगा बाद में। तो अगर पूछे कितनी बैठकें हुई हैं संगम साहित्य की? 3। किसके संरक्षण में हुई हैं? पांड्य राजा। पांड्यों की राजधानी क्या थी? 3 अक्षर की, मदुरै। कितनी बैठकें मदुरै में हुई? 2 बैठकें। कितने साल? लगभग 500-600 साल तक लिखा जाता रहा ये। ठीक है, चलिए अब इसके आगे इसी चीजों को थोड़ा सा फैक्ट्स में पढ़ा दूं, नहीं तो फिर तुम में से बहुतों को कंफ्यूजन रहेगा। देखो, अब जो अभी समझाया वो सब फैक्ट्स के फॉर्म में लिख दिया। ध्यान से देखो मैप को, ऊपर चोल थे, नीचे पांडे, साइड में चेर थे। तो चोल, चेर, पांडे इकट्ठे नाम लिया जाता है। ये चोल इस टाइम पे हैं जब संगम लिखा गया, लेकिन ये बीच में गायब हो गए। फिर ये चोल दोबारा उभरेंगे और फिर इतने उभरेंगे कि सारी टेरिटरी इनकी होगी सेकेंड स्टेज में। आज मैं फर्स्ट स्टेज वाली बातें कर रही हूं, तो अभी चोल छोटे से ही हैं। इनसे ज्यादा ताकतवर इस टाइम किसकी थी? कौन थे? पांड्य। तभी तो वो लिखवाएंगे किताबें। देखो ध्यान से, संगम का मतलब होता है मिलना या बैठ के बातें करना या गोष्ठी करना। हजारों साल तक मिल बैठ के किताबें लिखी गई, जिसको संगम काल कहा जाता है। कोई तुमसे पूछे कौन सी भाषा इसमें प्रमोट की गई थी, तो तमिल भाषा। तमिल भाषा के ऊपर ज्यादा, तभी तो तमिल व्याकरण लिखी गई। संगम काल देखो 300 बिफोर क्राइस्ट, यानी 0 से 300 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। और अगर आपको याद आ रहा हो 326, 325, 315, ये किसके टाइम थे? ईसा पूर्व में। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, ये वो टाइम था। तो जब वो सब चीजें ऊपर चल रही थी ना, उसी के पैरेलल नीचे छोटे छोटे राजा उभर रहे थे। तो ये 300 ईसा पूर्व से 200 एडी तक है। लगभग 500-600 साल ये संगम काल के राजा बदलते गए, कवि बदलते गए, लेकिन काम चलता रहा। तमिल कवियों को इंपॉर्टेंस दी गई, तमिल साहित्य लिखा गया। जैसे उत्तर भारत में संस्कृत की इंपॉर्टेंस थी ना, ऐसे दक्षिण में तमिल भाषा की इंपॉर्टेंस थी, तभी ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। इसके संरक्षक कौन थे? कौन खर्चा दे रहे थे? पांड्य राजा। पांड्य में 3 अक्षर हैं, राजधानी मदुरै, जिनका सिंबल क्या था? मछली। तो देखो पांड्य राजा, राजधानी क्या थी? मदुरै। 200 से ज्यादा पांड्य राजाओं ने इसके लिए अपनी जेब से खर्चा किया। 197 है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आइडिया रखो। लगभग 200 राजाओं ने अपना खर्चा करके इस इलाके में इकट्ठे बैठाए, अपने खर्चे पर कवि और किताबें लिखवाई। कौन सी भाषा प्रमोट की गई है? तमिल। नेक्स्ट देखो संगम बैठकें, कितनी बैठक हुई? ध्यान से देखो, 1 2 3, ऐसा ही अपना नोट्स बना लेना। 1 2 3 बैठकें हुई। पहली बैठक मदुरै में है, तीसरी बैठक मदुरै में है। मदुरै किसकी राजधानी है? पांड्यों की। 3 अक्षर 3 अक्षर ना। दूसरी है कपाटपुरम में, है ये पांड्य का ही इलाका, लेकिन जैसे अब हम कहते हैं कि इंडिया के गेम्स, इंडिया में अगर कोई गेम्स करवाने तो चंडीगढ़ में करवा ले, इंडिया का ही इलाका है, लेकिन शहर बदल गया। ज्यादातर हमने देखो अपने 3 बार इंटरनेशनल लेवल के गेम्स कराए हैं। एक बार कॉमनवेल्थ कराए थे 2010 में, और 2 बार हमने कराए हैं एशियाई खेल, 1951 में और 1982 में। 1951 में दुनिया में पहली बार एशियाई गेम्स खेले गए, और वो इंडिया की राजधानी दिल्ली में खेले गए। नेशनल स्टेडियम में ओपनिंग हुई थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पीएम थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे। फिर 1982 में दोबारा एशियाई खेल खेले गए, पंडित नेहरू की बेटी उस टाइम देश की पीएम थी। और तीसरी बार बड़े गेम्स खेले गए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, जिनके ऊपर बेस्ड है दंगल मूवी। तो आप देख रहे हो ना, हमेशा अपनी राजधानी की इंपॉर्टेंस होती है। यहां भी 2 बार राजधानी इंपॉर्टेंट है। पहली और तीसरी जो संगम काल की गोष्ठियां हैं वो यहां की गई। दूसरी वाली का नाम है कपाटपुरम, कपाटपुरम। और देखो 2 बार स्टार्टिंग में है अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि, ये वैदिक सभ्यता को मानते थे। तभी देखना साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग ब्राह्मण मिलेंगे, कट्टर ब्राह्मण, जो माथे पे ऐसे तिलक और ये सब आज भी धारण करते हैं। तो अगस्त्य ऋषि भी तो ब्राह्मण धर्म को ही आगे बढ़ा रहे थे। और जो तीसरी वाली है, इसके हैं नक्कीरर करके। तो 2 बार अगस्त्य ऋषि हैं और 1 बार है नक्कीरर, साउथ इंडिया में। अब देखो इसका कोई प्रमाण नहीं है, हमें नहीं पता इसमें कौन सी किताब लिखी गई, लेकिन इतना है कि हुआ जरूर था कोई ना कोई काम। इस सेकंड वाली में एक किताब फेमस है, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम किसकी व्याकरण है?
तमिल भाषा की। किसने लिखी है? तोलकाप्पियर नाम के आदमी ने। और ये जितनी किताबें हैं ना आज हमारे पास, जितना अन्य साहित्य है साउथ का, संगम काल का, वो इस तीसरे वाले में किया गया। तो पहली का कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं है, दूसरी की व्याकरण मिली तमिल की, और तीसरी में जितनी किताबें मिली वो सब तीसरी की मिली। पहली और तीसरी मदुरै में हुई है। पहली और दूसरी के हेड थे अगस्त्य ऋषि, फिर रखे गए हैं नक्कीरर करके। और जो दूसरे वाली थी कपाट, कपाट होता है माथा, कपाटपुरम इनका शहर था। इन तीनों का खर्चा किसने दिया है? मदुरै जिसकी राजधानी है। कौन है वो? पांड्य शासक। ठीक है, चलिए अब देखो ये इंपॉर्टेंट लिखा है। दूसरा ये जो मैंने हेडिंग दी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये राज्य है, ये उनके सिंबल हैं, और ये उनकी राजधानी। ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओ। ये राज्य, ये उनका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, चिह्न लिखते हैं चिन्ह को, और ये उनकी राजधानी। तो चोल, चेर, पांडे। पांडे की राजधानी 3 अक्षरों की मदुरै, चेर की राजधानी 2 अक्षरों की वंजी, और चोल की राजधानी कावेरी पट्टनम। चोल कावेरी पट्टनम, वंजी चेर की, पांडे की मदुरै। चोल जो है ताकतवर, ल को घ जैसा देखो घुमा दिया, ल और घ एक जैसे दिख रहे हैं। चोल का सिंबल बाघ, चेर केरल वाला शेप ही धनुष जैसी थी, और पांडे के 3 अक्षर थे मछली। बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडे मछली मदुरै। कितनी बैठकें मदुरै में? 3, पहली और तीसरी। तीसरी का हेड कौन था? नक्कीरर करके एक आदमी। तीसरी में ही सारा साहित्य लिखा गया। अगस्त्य ऋषि पहली और दूसरी में थे। ठीक है, चलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से याद करना। अगला देखो, चोल में एक राजा इंपॉर्टेंट था, करिकाल। करिकाल मैंने कल भी बताया था, पुराने चोल हैं ये, सिर्फ एक राजा करिकाल। सेकंड चोल तो सारा कल पढ़ा दिया था, इंपॉर्टेंट था। तो करिकाल था। चेर में एक आदमी है शेन गुट्टवन। शेन जैसे शेन वॉर्न है ना ऑस्ट्रेलिया वाला, ऐसे लग रहा है शेन गुट्टवन। ये आदमी क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसकी एक बात ध्यान रखना, इसने सती पूजा, अपनी पत्नी की पूजा, जैसे इंडिया में आज कल्चर है ना करवा चौथ पे भाई हस्बैंड की पूजा करती थी पुरानी औरतें, ऐसे ही यहाँ पे पत्नी पूजा का इसने ट्रेंड चलाया। तो टिपिकल ब्राह्मण टाइप के लोग थे ये भी, ये पति पूजा का नहीं ट्रेंड चलाया। शेन गुट्टवन ने कहा पत्नी की भी पूजा की जानी चाहिए, तो पत्नी पूजा, सती पूजा, और उस महिला का नाम था कन्नगी। ये एक्चुअली ना एक कैरेक्टर था। एक इतिहास में एक किताब लिखी गई थी जिसमें 3 कैरेक्टर थे, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक और महिला। तो इस किताब से बहुत प्रभावित हुआ था एक आदमी जो ये शेन गुट्टवन है, और इसने उस किताब को पढ़ के, मार्मिक कथा थी वो, इसने डिसाइड किया कि पत्नियों की भी पूजा की जानी चाहिए। तो शेन गुट्टवन ने अपने इलाके में, जो इसका इलाका है छोटा सा, वहां कह दिया कि पत्नी पूजा करनी चाहिए, सती पूजा करनी चाहिए, और कन्नगी पूजा, कन्नगी उस कैरेक्टर का नाम है इसलिए कहा कन्नगी पूजा चला दी। तो एग्जाम में आ जाएगा कन्नगी पूजा कहाँ का इलाके में है? तो चेर, जो केरल वाले हैं ना, धनुष जिनका जैसा सिंबल है, चेर, जिनकी राजधानी है वंजी, इन्होंने चला दी। पांड्य ने, देखो क्या इंपॉर्टेंट है, पांड्य उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसका वर्णन मेगस्थनीज ने भी किया। ये मेगस्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ आदमी। जब सेल्यूकस की बेटी, क्या नाम था उसका, कई नाम थे ना, हेलेना नाम भी फेमस है उनका, हेलेना या कार्नेलिया से शादी करवाता है चाणक्य अपने शिष्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उसके बाद उसी में एक डील हुई थी कि भाई एक आदमी तुम भेजोगे। तो मेगस्थनीज इंडिया आया और किताब लिखी इंडिका। उसी मेगस्थनीज ने लिखा है कि ऐसे ऐसे दक्षिण में इंडिया में पांड्य राजा भी हुए हैं। तो ये 300 का दौर मैंने बताया ना, 300 200 ये 100 वाला, ये वही दौर तो था, सिकंदर वाला, ये चाणक्य वाला। तो मेगस्थनीज ने इसका नाम लिखा पांड्य राजाओं का। पूछ लेंगे एग्जाम में, मेगस्थनीज ने निम्न में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का जिक्र किया? चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट। तो ध्यान रखना पांड्यों का। स्त्री शासिका भी रही। पांड्यों की इंपॉर्टेंस इतनी है कि यहाँ महिलाओं की भी जो है इंपॉर्टेंस थी, और यहाँ रानी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट। कई इक्के दुक्के एग्जाम्पल हैं जहाँ स्त्री शासिका भी रही। इनका राजा देखो नेडियोन, नाम है राजा का नेडियोन। इसने समुद्र पूजा आरंभ कर दी। समुद्र पूजा कब शुरू करेंगे? जब समुद्र की इंपॉर्टेंस होगी, और इंपॉर्टेंस कब होगी? जब व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो इसमें कॉमन सेंस लगा लेना कि समुद्र पूजा का मतलब है अब ये आगे आगे इंटरनेशनल ट्रेड को इंपॉर्टेंस देते जाएंगे। तो एक आदमी ने स्त्री पूजा शुरू कर दी, पत्नी की पूजा शुरू कर दी। उसका नाम क्या था? कन्नगी। वो एक कैरेक्टर है एक प्ले का।
नेडियोन नाम के राजा ने क्या किया, इसने समुद्र की पूजा शुरू कर दी। आगे देखो, संगम काल के प्रमुख देवता, अब ये संगम काल में तीन इकट्ठे हो गए ना, चोल चेर पांडे, ये किसकी पूजा करते हैं, इनके एक भगवान है मुरुगन। और अगर तुम साउथ इंडियन कभी नाम तुमने ध्यान दिया हो तो लगभग लोगों के नाम में या तो मुरुगन लिखा होता है या सुब्रमण्यम लिखा होता है। एक्चुअली ये भगवान के ही नाम है यहाँ साउथ इंडिया में। जैसे हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना, हम राम रख देते हैं, शिव रख देते हैं, शिवम रख देते हैं, या रामचंद्र रख देते हैं, तो भगवानों के नाम है। ऐसे ही आज भी यहाँ पर साउथ में आपको सरनेम मिल जाएंगे, मुरुगन किसी का नाम ही रख देंगे, या सुब्रमण्यम। तो ये इनके देवता, इनके भगवान थे ये। उत्तर भारत वाले भी भगवानों के नाम रखते हैं, हम कृष्ण भी रखते हैं नाम, कान्हा भी रखते हैं, विष्णु भी रखते हैं, राम भी रखते हैं, लक्ष्मण भी रखते हैं। तो सारे नाम हमने भगवानों के तो उठा रखे हैं। लड़कियों के नाम में सीता भी रखते हैं, राधा भी रखते हैं, भगवान और देवी देवता हैं ये। ऐसे ही इनके भगवान है मुरुगन, मुरुगन, और इन्हीं का नाम है सुब्रमण्यम। दोनों एक ही भगवान के नाम है। तो मुरुगन साउथ इंडिया का बहुत नॉर्मल सा नाम है, मुरुगन हर एक के सरनेम में आ जाएगा। इस टाइम के एक फेमस ऋषि कौन है जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, अगस्त्य ऋषि। कितनी बैठकों का हिस्सा बने ये संगम काल में, 2 का, पहली और दूसरी। तीसरी तक ये एक्सपायर हो गए थे, तो पहली और दूसरी कहाँ हुई थी, पहली मदुरई में, कौन से राजाओं ने कराई, पांडे ने। दूसरी कहाँ हुई थी, कपाटपुरम में, वो भी मदुरई, मतलब कपाटपुरम मदुरई के पास का एक शहर पड़ता था, राजा पांडे ही हैं, खर्चा पांड्यों ने ही किया था। तो अगस्त्य ऋषि। और तोलकाप्पियर कौन है, एक आदमी, तोलकाप्पियम नाम की किताब लिखी, किसका व्याकरण है, तमिल व्याकरण। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, भूलने नहीं है। तमिल व्याकरण कौन सी बैठक का है, सेकंड का, फर्स्ट का प्रमाण ही नहीं है। बाकी जितनी किताबें हैं वो सब थर्ड की हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। बुक एक है कुरल, एक किताब लिखी गई कुरल, ये कहलाती है तमिल साहित्य का बाइबल। ऐसे 1 मार्क में बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं। 4 किताबें दे देंगे, शिल्पादि कारम दे देंगे, और ये अपने दश कुमार चरित दे देंगे, किरातार्जुनियम दे देंगे, और एक दे देंगे कुरल। तो ध्यान रखना, कुरल को कहते हैं तमिल का बाइबल। तमिल व्याकरण कौन सी पढ़ी हमने, तोलकाप्पियम। कौन सी संगीति में लिखी गई थी, कौन सी बैठक में, सेकंड में। फर्स्ट का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये चेर और पांडे और चोल तुम्हें समझ में आ गए होंगे। ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, लेकिन पांडे कंपैरेटिवली इन दोनों से ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, इसीलिए वो बैठकें करवा रहे हैं 500-600 साल तक। 2 बैठकें उनकी अपनी राजधानी में हुई, एक कपाटपुरम में हुई। 2 स्टार्टिंग वाली का हेड था अगस्त्य ऋषि, और तीसरी का हेड था नक्कीरर करके एक आदमी, ठीक है। धनुष जो है सिंबल, वो केरल वाले साइड धनुष जैसा दिखता है, चेर का। चोल में ल घुमा दो तो घ बनेगा बाघ, और पांड्यों में 3 अक्षर का बनेगा मछली। वंजी 2 अक्षर की राजधानी है चेर की, चोल की राजधानी है कावेरीपट्टनम, और पांड्य की राजधानी है मदुरई। तो ये ध्यान रखना है। अब अगला वंश आ गया, देखो पल्लव। पल्लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव की लोकेशन देखो, चोल के ऊपर पल्लव है, छोटा सा, सोचो कितने छोटे छोटे हैं ये। चोल था, चोल के नीचे था पांड्य, अब चोल के ऊपर वाला एक नया आ गया पल्लव। पल्लव भी इंपॉर्टेंट है, कई बड़े राजा हुए इसमें, नरसिंह वर्मन का नाम आएगा इसमें। देखो जरा संस्थापक कौन है पल्लव के, छोटा सा इलाका है लेकिन राजाओं ने काम किया है, छुटपुट छुटपुट। अब ये इतने बड़े नहीं है कि इनके इतिहास रचे जाएं, लेकिन कुछ छोटा मोटा काम कर गए, वो एग्जाम में आ सकता है। तो संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में कई इंपॉर्टेंट आदमी रहा करते थे, तो एग्जाम में आ जाएगा। पल्लवों की स्थापना किसने की, पल्लव कहाँ है, चोल के ऊपर, और चेर कहाँ थे, केरल साइड में। पांडे कहाँ थे, चोल के नीचे। तो पल्लव का संस्थापक है सिंह विष्णु, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इनकी राजधानी है कांचीपुरम, तमिलनाडु है ये भी, ये सारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा। चोल की राजधानी क्या थी, कावेरीपट्टनम। पल्लव की राजधानी क्या है, कांचीपुरम। कांजीवरम की साड़ियां फेमस हैं आज भी। आज भी सिल्क बेस्ट क्वालिटी का है, या तो मोगा सिल्क या मुगा सिल्क असम का, या कांजीवरम की साड़ियां। कांचीपुरम कांजीवरम एक ही है, ये बेस्ट सिल्क कहलाता है इंडिया में। तो कांचीपुरम या कांजीवरम की जो साड़ियां हैं वो पहले कभी पल्लवों की राजधानी थी, कांचीपुरम। इनकी राजधानी क्या थी, चोल की कावेरीपट्टनम, पांडे की मदुरई, चेर की क्या थी, वंजी। तो अब ये नई राजधानी पढ़ रहे हैं हम, क्या नाम है इसका, कांचीपुरम। कांची भी लिख देते हैं, पुरम मतलब होता है शहर, तो कांची भी चल जाएगा। एक मंदिर बनवाया इस आदमी ने, आदि वराह। वराह जानते हो, विष्णु भगवान का अवतार है, विष्णु भगवान है ना, उनके बहुत सारे अवतार हैं। हमने याद करो उत्तर भारत में पढ़ा था, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई थी।
अलग अलग हमने पुराण पढ़ी थी ना अपनी, तो ऐसे ही साउथ में भी तो लिखा जा रहा है। साउथ में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। शैव और वैष्णव साउथ इंडिया में ढेर थे, आपस में लड़ते भी थे हिस्सों के लिए, क्षेत्रफल के लिए। तो आदि वराह विष्णु भगवान का एक रूप है। इनका मंदिर बनवाया है सिंह विष्णु ने। ये विष्णु का ही रूप है और जिसने बनवाया उसका नाम भी विष्णु है। तो विष्णु का मंदिर आदि वराह मंदिर साउथ में पल्लव राजा सिंह विष्णु ने बनवाया, जो पहला राजा था पल्लवों का। पल्लव किसके ऊपर है? चोल के ऊपर। एक किताब लिखी गई है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम इंपॉर्टेंट किताब है, किरातार्जुनियम। ये किसने लिखी है? जिस लेखक का नाम है भारवी। भारवी लेखक है। किरातार्जुनियम किताब का नाम है। और ये किताब जो लिखी गई है ना, ये भी सिंह विष्णु के ही दरबार में। कौन सा मंदिर था विष्णु का जो इसने बनवाया था? वराह मंदिर। वराह किसका अवतार है? भगवान विष्णु का। तो वराह मंदिर आ जाए तो सिंह विष्णु नाम याद रखना। किरातार्जुनियम किताब जो भारवी नाम के लेखक ने लिखी है, वो भी लिखी गई है सिंह विष्णु। किसका संस्थापक है? ये पल्लव का। पल्लव कहाँ है? चोल के ऊपर। चोल के ठीक नीचे कौन थे? पांड्य। तो इसके नीचे देखो प हैं, दोनों प। नीचे वाले पांड्य भी प से थे और ऊपर वाले पल्लव भी प से हैं। बीच में कौन बैठे हैं? चोल। अब दिमाग में ये मैप रखना है, पल्लव, चोल, पांड्य, साइड में चेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें पल्लव का एक बड़ा राजा है महेंद्र वर्मन, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इससे पीछे जो पढ़ा वो पहला था, वो संस्थापक था, उसने मंदिर बनवाया। अब अगला आ गया पल्लवों का महेंद्र वर्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टाइम में बुक लिखी है, इसने खुद बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मत्त विलास प्रहसन। ये पहले सुन के लगता है इतनी किताबें याद कैसे रहेंगी। कभी कुछ कह रहे हैं, अभी भारवी की किरातार्जुनियम कह रहे थे। ये एक दो बार में टफ लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम पढ़ोगे ना, याद हो जाएंगी। किरातार्जुनियम भारवी की, सिंह विष्णु के दरबार में, पल्लवों का पहला राजा। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा राजा महेंद्र वर्मन। इसकी किताब म से ही स्टार्ट है, मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास, इसमें ना मजाक उड़ाया, मत्त विलास में इसने मजाक उड़ाया है बौद्ध भिक्षुओं का और कपालिकाओं का। तो एक राजा ने व्यंग की किताब लिखी है मजाक उड़ाते हुए। किस किस के ऊपर लिखी है ये? कपालिकाओं और बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर, इनका मजाक उड़ाते हैं। किताब का नाम है मत्त विलास प्रहसन। हंसने जैसी फीलिंग है ना, हसन में देखो, हंसने वाली किताब है। तो मत्त विलास, मत होता है भूल जाना, बिल्कुल फ्री हो जाना। मत्त विलास प्रहसन किताब लिखी है म से ही महेंद्र वर्मन ने। और महेंद्र वर्मन पल्लव राजा है। पल्लव किसके ऊपर थे? चोल के ऊपर। ठीक है, इसमें कपालिकाओं और बौद्ध भिक्षुओं का मजाक उड़ाया, ये इंपॉर्टेंट है। किरातार्जुनियम भी पूछ लेंगे, वो भारवी ने लिखी। मत्त विलास प्रहसन लिखी है महेंद्र वर्मन। बोरिंग है मुझे पता है ये, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो थोड़ा सा बोरिंग चीजें पढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन। देखो मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके टाइम में, उन दोनों के टाइम में तो बस किताब याद रखनी है और एक वो मंदिर विष्णु वाला, वराह वाला। लेकिन अब देखो कितने बड़े बड़े काम हुए। जो अगला राजा आया जिसका नाम क्या है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड भी आएगा। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, देखो ध्यान से, वातापी बादामी। बादामी वातापी जानते हो? ये भी मैप में दिखा देती हूँ थोड़ा सा, यहां देख लो। यहाँ पल्लव है, चोल है और नीचे पांड्य, यहाँ चेर, यहाँ पे हैं वातापी, बादामी, चालुक्य राजा थे यहाँ। चालुक्य, चालुक्य याद करो, एक आदमी हर्ष से लड़ा था, पुलकेशियन द्वितीय, वो यहीं के तो राजा हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेना इसको, यहाँ के आसपास। ठीक है, बादामी महाराष्ट्र का, कर्नाटका का जो इलाका आज है ना, ये इलाका था चालुक्यों का। तो ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। इसने, नरसिंह वर्मन ने अपने पड़ोस, अब देखना इसको, ये यहां तक मान लो ऐसे, ये है पल्लव, अपने पड़ोसी को हरा के, उस राजा को हरा के और उनकी टेरिटरी छीनेगा थोड़ी सी। तो अड़ोसी पड़ोसी तो लड़ते हैं। अब ये मान लो कोई यहाँ का राजा लड़ेगा तो उसको उतना फायदा नहीं है ना, वो टेरिटरी को जीत भी लेगा तो वापस छोड़नी पड़ेगी। तो इस पल्लव राजा ने पड़ोसी चालुक्यों को हराया। और हराने का कारण क्या होता है हमेशा? या तो प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहता है या धर्म पे लड़ते होंगे। तब तो धर्म कोई मुस्लिम इस्लाम धर्म तो था नहीं, हिंदुओं की ही दो शाखाएं थी, एक शैव और एक वैष्णव। तो ज्यादा उतना लड़ने की जरूरत मेनली एरिया के लिए थी। अब ध्यान से देखना, इस नरसिंह वर्मन ने, जो कि पल्लव राजा है, तो ये जिस तरफ है इसके अपोजिट में है चालुक्य राजा। तो पल्लव में जिनकी राजधानी थी वातापी बादामी, ये चालुक्यों की है, इनको जीतकर नाम देखो क्या रखा, वातापी कोंड। कोंड होता था राजा, किले के लिए भी कोंड शब्द यूज करते थे। कल याद है गंगई कोंड चोलपुरम,
एक आदमी जिसने गंगा के मैदान के राजा को हराया, कौन था वो इन्हें साउथ इंडिया का ही तो राजा था, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम का बेटा, जिसने महिपाल को हराया। तो आज हम देख रहे हैं वातापी, बादामी, अपोजिट साइड का एक छोटा सा इलाका चालुक्यों का, इसको हराता है पल्लव। ध्यान से देखो, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, वातापी या बादामी एक ही चीज है, ये राजधानी है किसकी, चालुक्यों की, इनको जीतकर अपना नाम रखा वातापी कोंड है हम। तो देखो हमने पड़ोसी भी हरा दिए, वातापी कोंड। ये पूछ लेंगे वातापी कोंड कौन है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, वो पल्लव है, जिसको हराया वो चालुक्य है। आगे देखो, महाबलीपुरम, नाम सुना होगा ना, बली, बाली है, बाली इंडियन उसमें है ना, माइथोलॉजी में राम, बाली और ये सब, ये उन्हीं से जुड़ी, कहते हैं उन्हीं के बेटे ने ये जगह बनवाई थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया इस आदमी ने, इसने मंदिर बनवाए, यहाँ कोई घटना घटित हुई थी। तो महाबलीपुरम आज भी लोग घूमने जाते हैं, कहाँ है ये, तमिलनाडु में। ये सब तमिलनाडु के दक्षिण के हिस्से हैं, तमिलनाडु में ही ये भी हैं, पल्लव भी हैं, चोल भी हैं, और फिर नीचे पांड्य भी हैं, तो बहुत छोटे राजा हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी हिस्ट्री में रथ मंदिर पढ़े जाते हैं। रथ मंदिर पुराने, बहुत पुराने मंदिर है, टूटी फूटी अवस्था में, लेकिन आज भी लोग घूमने जाते हैं। 7 मंदिर हैं, ये सप्त पैगोडा नाम दिया गया। देखो जरा, सप्त पैगोडा पूछ लेंगे, सप्त पैगोडा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर, महाबलीपुरम में। ये किसने बनवाए हैं, इस नरसिंह वर्मन ने। तो पहले पड़ोसी हराया, फिर मंदिर बनवा दिए। कितने पैगोडा, सप्त पैगोडा। कितने मंदिर, 7 मंदिर। महाबलीपुरम रथ मंदिर है, जैसे नीचे का बेस ना रथ जैसा लगता है, तो इसलिए नाम है रथ मंदिर। महाबलीपुरम रथ मंदिर, सप्त पैगोडा, किसको हराया था, वातापी के राजाओं को।